नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इन क्लास को रेगुलरली लें। आप इसे 1.5x पे भी देख सकते हैं। मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट लगेगा। कहीं भी आप सफ़र करते हुए, कहीं भी बैठे हुए आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इसे कंसिस्टेंटली डेली करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका 2-3 महीनों में काफ़ी अच्छा खासा बेस बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम वही कर रहे हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, और सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अपन एक क्वेश्चन से उसके आसपास के लगभग 5-10 क्वेश्चन ही कर ले रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा ना, हम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो हमारा प्रॉपर रिवीजन होते रहेगा, है ना, कि क्या कंसेप्ट था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीजें पढ़ रखी होगी। अगर आपने मेरी पिछली लेक्चर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये लेक्चर भी देख सकते हैं। चलिए, तो हम पीजीसीएल का क्वेश्चन कर रहे हैं और हम पीजीसीएल का आज 46 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर ऑपरेट्स ऑन। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ works on the principle of works on the principle of force of attraction, force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये हम लोग जानते ही है दोस्तों कि वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन तो वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब अपन इसमें कुछ चीजें याद करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हाफ बी स्क्वायर डी सी बाय डी थीटा, है ना। यहाँ थीटा, यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स होता है। इसका ग्राफ क्या बनता है दोस्तों, पैराबोला बनता है, पैराबोला। ठीक है, याद आ रहा है आपको दोस्तों। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता है। अच्छा, मूविंग आयरन में क्या क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मूविंग आयरन में होता है टी डी इक्वल टू आई स्क्वायर बाय 2 डी एल बाय डी थीटा, है ना। और इसी तरह से इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में होता है आई स्क्वायर डी एम बाय डी थीटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन कैपेसिटेंस, है ना। चलिए और कुछ चीजों को रिवाइज करते हैं। चलिए बताइए मुझे, लिखता हूँ पहले मैं मूविंग आयरन, आपको बताना है, ठीक है ना। मूविंग आयरन और क्या होगा, पीएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और डायनमोमीटर, है ना, डायनमोमीटर। और क्या है, इंडक्शन मीटर, है ना। और क्या है, हॉट वायर। और क्या है, दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर। और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, है ना। हाँ, अब चलिए अभी याद करते हैं। एमआई कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे, है ना। पीएमसी कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रिंसिपल। इसको हम क्या करते हैं, और डी एज एन ऑल मीटर भी कहते हैं, है ना। ईडीएम किस पे काम करता है, ये भी इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। इंडक्शन टाइप मीटर किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हॉट वायर किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, थर्मल इफेक्ट प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर किस पे काम करता है, ये केमिकल इफेक्ट। और ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। अब इसमें हम आपको कुछ याद कराना चाहते हैं कि ये कैसे, किस पे काम करता है, एसी डीसी पे। तो हमें याद रखना है कि सब एसी और डीसी दोनों पे काम होता है, बट ये जो पीएमएमसी है ये सिर्फ डीसी पे काम करता है ना। ये पीएमसी और ये इलेक्ट्रोलाइटिक, ये दोनों डीसी पे काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक हम जानते हैं वही केमिकल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस, तो वो तो डीसी पे ही होता है ना। तो ये डीसी, ठीक है। और इंडक्शन प्रिंसिपल अपन जानते ही है कि ये एसी पे काम करता है। तो हमें बस ये याद रखना है, पीएमसी डीसी पे, इंडक्शन एसी पे, और इलेक्ट्रोलाइटिक डीसी पे। बाकी सारा काम एसी और डीसी दोनों पे करता है ना। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ये आएगा बाद में, तो वहां पे पढ़ा जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी स्टडी करंट ऑफ आई डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। इसमें देखिए अपन को याद करना है, ये देखिए, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है, इसके ईस्ट में यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पे इतना लग रहा है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, और कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये करंट पूछ रहा है, ठीक है।
तो चलिए पहले अपन इसमें कुछ याद करते हैं। इसमें याद हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट मींस एच। तो एच, अगर एच यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर मुझसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है, एटा पॉइंट अगर रहेगा ना क्वेश्चन में, तो हमारी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू आई बाय 2πr, ये रेडियस हो जाएगा अपना। और अगर टर्न भी दे दिया तो एन आई भी कर देंगे, और एन आई इक्वल टू 2πr, है ना। अगर यही बोल दिया ना कि एट द सेंटर, जैसे ये दे दिया ये, ठीक है, और पूछ रहा है यहाँ से ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एट द सेंटर, तो एट द सेंटर पे क्या होगा, एच इक्वल टू आई बाय 2r, है ना, और यही एन आई बाय 2r भी लिख सकते हैं, एन आई बाय 2r, ठीक है, एट द सेंटर। अब इसमें एक चीज और रहती है, जैसे कि दे दिया है, अगर सोलेनॉइड दे दिया, ठीक है, सोलेनॉइड पे पूछ रहा है, तो इसमें एच इक्वल टू एन आई बाय एन। चलिए अब अपन क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्या दे रखा है, हमारा आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको हम 2 × 10⁻² भी लिख देते हैं मीटर में, है ना। यहाँ पे b इक्वल टू बी दे रखा है 8 × ये टेस्ला दे रखा है ना, तो b इक्वल टू 8 × 10⁻10। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं, b इक्वल टू म्यू × h। म्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 4π × 10⁻7, है ना। h रुकिए एक सेकेंड, माफ करना दोस्तों, ये फॉर्मूला मेरा दे रखा है ना, तो ये b क्या दे रखा है, 8 × 10⁻6 इक्वल टू 4π × 10⁻7 हो गया। और h क्या है, h अपन ने यहाँ पढ़ा है ना, तो h इक्वल टू आई जो कि हमें निकालना है बाय 2πr, 2πr क्या है दोस्तों, 2 × 10⁻², है ना। चलिए तो अब यहाँ से देखते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4π तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये बच गया 8 × 10⁻6 इक्वल टू ये -5 हो जाएगा ना, तो i × 10⁻5। इसको ऊपर देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से i की वैल्यू निकल जाएगी, ये 5 यहाँ से कटेगा, यहाँ 5, तो i इक्वल टू हो जाएगा 8 × 10⁻1 इक्वल टू 0.8। माफ करना दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया था, आप आंसर की देख लेना, तो उसमें 0.8 ही ऑप्शन होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है गलती से, है ना, 0.8 एम्पियर होगा। तो चलिए आगे चलता है दोस्तों। इसमें और भी अपन कुछ रिकॉल करें क्या, या आगे देखा जाए, चलिए आगे देखा जाएगा, नहीं तो करना है। तो ये भी एक है ना कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा, ये भी क्वेश्चन काफी आता है, और ये तो एकदम याद कर लेना इन चीजों का, है ना। F इक्वल टू म्यू आर I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2πt, ये होता है फोर्स दो करंट का। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ दिया तो इस L को हम गायब कर देंगे, है ना, और अगर तो ये हो जाएगा म्यू I1 I2 2/d, फोर्स पर यूनिट लेंथ में ये होगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ में होगा, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट, ठीक है। अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं म्यू नॉट को, तो 4π × 10⁻7 को करेंगे तो ये मतलब काट पीट के ये आ जाएगा 2I1 I2 × d × 10⁻7। ये आप देख लेना दोस्तों, समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, मुझे लगता है एक तो स्लाइड्स लगानी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन अ सिंक्रोनस। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ रहा है ना, तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला आता है KD इक्वल टू sin m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m sin बीटा बाय 2। अब इसमें m क्या होता है, m इक्वल टू होता है स्लॉट्स पर पोल पर फेज, है ना, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को और क्या कहते हैं, बेल फैक्टर भी कहते हैं, विथ फैक्टर भी कहते हैं, स्प्रेड फैक्टर भी कहते हैं ना। और यहाँ बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू होता है, बीटा इज द स्लॉट एंगल, तो स्लॉट एंगल 180 बाय स्लॉट्स पर पोल होता है, ठीक है। और इसका एक ये KD इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है ना। और अगर इसका ये भी डेफिनेशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू EMF विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिवाइडेड बाय EMF विथ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ये भी क्वेश्चन। अच्छा अपन एक चीज और पढ़ रखे होंगे ना कि पिच फैक्टर क्या होता है ना, पिच फैक्टर, तो पिच फैक्टर क्या होता है,
पिच फैक्टर होता है, ये था ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ईएमएफ विद कंसंट्रेटेड, और ये क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड विथ शॉर्ट पिच, ये याद रखना दोस्तों, बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड विथ फुल पिच, ना। इसका एक और होता है, ये सभी पीवाईक्यू है जो भी मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर सम ऑफ कॉइल ईएमएफ सॉरी दोस्तों, वेक्टर सम ऑफ कॉइल ईएमएफ एंड अर्थमेटिक सम ऑफ कॉइल ईएमएफ, है ना, ये होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है पिच फैक्टर का, पिच फैक्टर ये भी केपी लेस देन ये भी केपी लेस देन 1 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केपी इक्वल टू होता है कॉस अल्फा बाय 2, है ना, ये था केडी था साइन एम बीटा बाय 2 एम साइन बीटा बाय 2, ठीक है, एम इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल और बीटा इक्वल टू, अब यहाँ अल्फा क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है नंबर ऑफ स्लॉट, ये स्लॉट हो जाता है जितना से वो शॉर्ट पिच्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय विच इट शॉर्ट पिच्ड इनटू स्लॉट एंगल, ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा, और नहीं तो अपन कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो आप वहां पे। अच्छा, सबसे जरूरी पॉइंट, हमें इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, दोनों का एडवांटेज क्या मिलेगा कि हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ वेव फॉर्म इंप्रूव हो जाएगा, है ना, ईएमएफ वेव फॉर्म इंप्रूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ईएमएफ वेव फॉर्म इंप्रूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाएगा, लॉस, अब हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाएगा तो लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना, इससे क्या होगा, इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, इसका बस एक ही नुकसान है, डिसएडवांटेज एक ही है कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, बाकी कोई नुकसान नहीं। हार्मोनिक्स रिड्यूस हो रहा है तो हार्मोनिक्स की वजह से लॉस रिड्यूस हो रहा है तो इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है, ईएमएफ का वेव फॉर्म भी इंक्रीज हो जाए, इंप्रूव हो रहा है, मतलब साइनोसोडियल वेव फॉर्म आ रहा है ना, और डिसएडवांटेज बस यही है कि ईएमएफ रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाए। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या था ना, कैलकुलेट द, ये तो आप ऑप्शन देखोगे तो उसी से आप इसका आंसर लगा लोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या कर रहा है, डिटरमाइन मैक्सिमम पावर नहीं, इंप्रूव एफिशिएंसी नहीं बोल रहा है, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर अंडर नो लोड कंडीशन, ये तो इसके लिए तो यूज नहीं किया जाता है ना, रिड्यूस द मैकेनिकल लॉस के लिए, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ कॉइल स्पैन, तो यही होता है, कॉइल स्पैन का इफेक्ट के लिए ही निकाला जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए बेहद ही आसान सवाल, ये क्या कर रहा है, पूरा मैक्सिमम पावर ऑफ द ट्रांसफर इफ डीसी सोर्स है इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो लोड रेजिस्टेंस भी 10 ओम होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, हाँ सही है, आर एल इक्वल टू आरटीएच होना चाहिए ना, मैक्सिमम पावर अगर हमें चाहिए तो ये होना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल सही। और आगे का स्टेटमेंट क्या है कि इन डीसी सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, वही चीज है, रीजन भी वही है कि लोड रेजिस्टेंस है, तो बहुत दोनों बहुत सही है मेरा कि रीजन ये है और आंसर ये है। अच्छा, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर का होता है VS स्क्वायर बाय 4RTH, है ना, ये होता है मैक्सिमम पावर। अच्छा, इफिशियंसी का मैक्सिमम पावर का कितना होता है, तो 50% इफिशियंसी होता है। इसमें काफी कुछ चीजें होती है जो हम कभी, अच्छा ये वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर वेरिएबल लोड होता है ना। चलिए, इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो अपन कभी बाद में देखेंगे या इस टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे तो उसमें अपन देख लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए फिर से बहुत ही आसान सवाल, इन एन आरएलसी एसोसिएटेड द रिएक्टिव पावर इज एसोसिएटेड विद, रिएक्टिव पावर किससे, इंडक्टर और कैपेसिटर से ही एसोसिएट करेगा, एंड एक्टिव पावर इज एसोसिएटेड विद किससे, एक्टिव पावर किससे एसोसिएट करता है, रेसिस्टर से ही करता है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें कुछ करने लायक नहीं था। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अपन सारे फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं ना। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बेसिकली पूछ रहा है, चलिए अपन लोड फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है दोस्तों, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, है ना, यही होता है। अच्छा, अगर इसमें अपन इधर टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटर निकल जाएगा, है ना, बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू टी। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा, हर जगह आता है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया लोड फैक्टर का। चलिए, डिमांड फैक्टर का क्या होता है, डिमांड फैक्टर, अब देखिए यहाँ पे डिमांड कर रहा है तो डिमांड से याद रखेंगे कि मैक्सिमम डिमांड और बाय कनेक्टेड लोड, है ना, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड हमेशा ज्यादा होगा ना मैक्सिमम डिमांड से, क्योंकि कनेक्टेड सारा कनेक्टेड ही है, जैसे पंखा भले वो यूज में ना हो लेकिन कनेक्टेड सारा ही है, ठीक है, जितना कनेक्टेड होगा उतना यूज में कभी नहीं होगा, है कि नहीं। तो कनेक्टेड लोड ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड, ये होता है मेरा डिमांड फैक्टर, है ना। और एक होता है डाइवर्सिटी फैक्टर,
डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या हो जाता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। मतलब हर एक बंदे का इंडिविजुअल, मतलब हर एक बंदे का मैक्सिमम डिमांड क्या है और पावर स्टेशन पे मैक्सिमम डिमांड क्या है ना, वही होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। और हमें ये याद रखना है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, सब लेस देन वन होता है, बस यही एक ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड इनटू नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, इस तरह से। डिमांड फैक्टर आप जान ही रहे हो, डाइवर्सिटी फैक्टर जान रहे हो। अब ये आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम आप इसका याद रखोगे ना, इसी से सारा हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बस, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड एंड ये। चलिए लोड फैक्टर देखते हैं। लोड फैक्टर में प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में क्या हो जाता है फॉर्मूला, इसमें भी वही है, एवरेज लोड, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि प्लांट रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई टी कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी डेट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। अब देखो यही हो गया इसका डेफिनेशन। रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू रेटेड कैपेसिटी नहीं होगा, रेशियो ऑफ लोड टू रेटेड कैपेसिटी नहीं होगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड नहीं होगा, है ना, एवरेज लोड वगैरह। रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, चलो ये टू रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, देखो अपन लिखे ना मैक्सिमम दैट कैन बी बीन, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये तो चलो ये ठीक है, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड बाय, ये रेटेड कैपेसिटी, सिर्फ इसको बोल रहा था कि रेटेड कैपेसिटी, वो नहीं होता ना। अगर ये रहता, अगर इसमें क्या हो जाता ना, एवरेज लोड बोल देता ना कि रेशियो ऑफ एवरेज लोड बाय रेटेड, तब ये सही होता, अदरवाइज ये गलत है। तो आंसर मेरा ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अपन एक चीज और याद रखते हैं, एक होता है ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, एक होता है प्लांट यूज फैक्टर। अच्छा एक यूटिलाइजेशन फैक्टर तो अपना छोटी है, यूटिलाइजेशन में अपन यूटिलाइज कर रहे हैं तो वही है मैक्सिमम डिमांड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी, है ना। चलिए अब एक है प्लांट यूज फैक्टर। इसमें भी क्या होता है, टोटल यूनिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय रेटेड कैपेसिटी इनटू टी। बट यहाँ जो ये टी है जितना घंटा यूज होगा, यूज आवर्स इन यूज, और ये जो टी है ये 24 होगा, मतलब 24 आवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैपेसिटी है, मतलब इतनी कैपेसिटी है उसकी, है ना। 24 घंटे में अगर चलेगा तो इतनी कैपेसिटी है, लेकिन ये यूज है कि 24 घंटे में इतना घंटा चला, तो ये यूज फैक्टर है ना। चलिए धीरे धीरे अपन इसमें भी और जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए फॉर अ टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट बोल रहा है, टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या होता है कि टाइम नॉट वेरी, टाइम वेरी नहीं कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है, बोथ सिस्टम एंड गेन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन चेंजेस, ये तो वेरी कर रहा है। ओनली सिस्टम गेन चेंजेस, ओनली ट्रांसफर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सिस्टम चेंजेस ओवर द टाइम, नाइदर सिस्टम गेन नॉट द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन चेंजेस, ये हो जाएगा ऑप्शन, है ना। इस बार पिछले साल में काफी हल्के क्वेश्चन थे उतना। चलिए आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ लोड कर्व एंड इट्स करस्पॉन्डिंग लोड कर्व। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ रखा था। तो लोड कर्व होता है एक लोड कर्व, और एक होता है लोड ड्यूरेशन कर्व। देखिए लोड कर्व क्या होता है ना, ये होता है वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ डे, मैं भी बताऊंगा, है ना। और ये क्या हो जाता है, ये होता है गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स फॉर अ पर्टिकुलर लोड लास्ट। ये क्या होता है ना, लोड कर्व ये होता है कि ये मेरा मान लीजिए लोड है ना, और ये मेरा टाइम है। ये मान लीजिए मेरा अभी 12 बजा, ठीक है। तो 12 से 4 के बीच में इतना यूनिट यूज हुआ है ना। फिर 4 के बीच में, फिर 4 बजे से 6 बजे तक में इतना यूनिट कंज्यूम हुआ है ना। फिर 6 बजे से 10 बजे तक में इतना लोड है ना। फिर 10 से 2 बजे तक में इतना लोड है ना। फिर 2 से 6 बजे तक में इतना लोड है।
तो ये वैरी करते रहता है, मतलब ये सुबह में इतना लोड था, फिर उसके 4 से 6 में इतना लोड हो गया, फिर इतना लोड हो गया, है ना। ये वैरी कर, मतलब वैरी तो वो भी करता है, बट ये इस तरह से। लेकिन लोड ड्यूरेशन में क्या होता है ना, कि इसमें हम निकालते हैं गिव द नंबर ऑफ आवर्स पर, कि 4 घंटे मेरा इतना लोड यूज हुआ, ठीक है। 2 घंटे मेरा इतना लोड यूज हुआ, 1 घंटे मेरा इतना लोड, मतलब इसमें नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स, है ना। और इसमें टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कि इतना से इतना बजे तक में इतना लोड हुआ, इतना से इतना बजे तक में इतना लोड हुआ, इतना से इतना लेकिन इसमें क्या है कि मेरा 4 घंटे में 4 घंटे मेरा इतना किलोवाट लोड लगा, 2 घंटे मेरा इतना हुआ, 3 घंटे मेरा इतना हुआ। तो ये है कि नंबर ऑफ आवर्स है इसमें, है ना, कितने घंटे कितना लोड यूज हुआ वो है। लेकिन इसमें क्या है, टाइम पीरियड है कि इतने से इतना के बीच में इतना हुआ, इतने से इतना आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है कि 4 घंटे मेरा इतना लोड गया, 2 घंटे मेरा इतना लोड गया, है ना। तो उस तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द। तो अगर ये ग्राफ है, ठीक है, पूरे दिन का, कि इतना से इतना के बीच इतना हुआ, इतना से इतना के बीच इतना हुआ, इतना, और इसी को अगर हम बस इसका लोड ड्यूरेशन कर निकालते हैं तो ग्राफ तो वही बनेगा ना, बस इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट कर दिए, है कि नहीं। तो एरिया तो सेम ही रहेगा, है ना, तो वही हो जाएगा। तो लोड ड्यूरेशन कर्व लार्ज एरिया नहीं होगा, लार्जर एरिया नहीं होगा, बोथ द एरिया अंडर द बोथ कर्व्स आर इक्वल, या इक्वल ही होगा। बोथ कर्व्स आर डिफरेंट शेप, हाँ डिफरेंट शेप रहता, लेकिन यहाँ कर रहा है डिफरेंट एरिया, तो ये नहीं होगा, है ना। अगर डिफरेंट सेम एंड सेम एरिया का था तो ये हो सकता था, है ना। चलिए, एरिया तो हमारा सेम ही होगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है जो सब जानते ही होंगे। देखिए, इल्यूमिनेशन कितना दिया है, 200 लक्स है ना। लैम्बर्ट्स को साइन लो जान रही है आप लोग, इक्वल टू आई बाई डी स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, कॉस थीटा 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर 200 लक्स है इक्वल टू आई बाई डी स्क्वायर, ये 1 है, तो आई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल जाएगा, है ना। और फिर अगेन कर दो, अगेन कितना बोल रहा है, ये 200 हो जाएगा। और कितना बोल रहा है, cos 60 बोल रहा है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो ये 100 हो जाएगा, है ना, आसान ही था। चलिए, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन अ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। कोई एक टेंडर निकालना है, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, है ना। टेंडर का डॉक्यूमेंट में क्या होगा, लेबर अटेंडेंस शीट तो नहीं होगा ना, टेंडर में क्यों होगा लेबर अटेंडेंस, टेंडर निकालना। टेंडर में वेदर रिपोर्ट नहीं होगा, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रीवियस प्रोजेक्ट का क्यों होगा, है ना। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स, तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में नोटिस क्या आ सकता है, नोटिस आ ही सकता है ना, टेंडर इनवाइटिंग टेंडर्स के लिए, है ना। चलिए, ये बहुत ही हल्का सवाल है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज विद 5 ओम, है ना। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये 10 वोल्ट दिया। अगर हम इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देगा तो 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा। इन पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जानते हैं ना आप लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो बस वहीं से कर देना, पैरेलल विथ। चलिए, पूरा लॉन्ग स्ट्रेट आइसोलेटेड कंडक्टर, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कह रहा है कि आइसोलेटेड कंडक्टर है, व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल इंडक्टेंस का क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, है ना। अब स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो इंटरनल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल इंडक्टेंस घट जाएगा। अब बोलेंगे कैसे घटे, तो देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो ऑन सरफेस, है ना, सरफेस पे करंट फ्लो होगा। अब सरफेस पे करंट फ्लो होगा, और इंटरनल इंडक्टेंस क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो सरफेस पे करंट फ्लो होगा, है ना। तो इंटरनल में करंट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इंटरनल करंट रिड्यूसेस, मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूसेस, और इसी वजह से इंटरनल इंडक्टेंस भी रिड्यूस। समझ रहे हैं ना, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, और स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो सरफेस पे करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होगा, सरफेस पे फ्लो होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कम जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स भी कम जाएगा, और फ्लक्स कम जाएगा तो इंडक्टेंस भी कम जाएगा। इट डिक्रीजेस ड्यू टू स्किन इफेक्ट। चलिए, व्हाट मटेरियल यूज्ड टू मेक ब्रशेस इन अ डीसी जनरेटर, सब जानते हैं, कार्बन, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी जानती है ना। चलिए,
विच टाइप ऑफ लैम्प हैज द हाईएस्ट ल्यूमिनस एफिशिएंसी, किस लैम्प का हाईएस्ट ल्यूमिनस एफिशिएंसी होता है। तो आप ऐसे भी जनरली भी लगा सकते हैं कि एलईडी का ल्यूमिनस एफिशिएंसी ज्यादा होता है, लेस पावर भी कंज्यूम यही करता है ना। अच्छा, क्या आपको याद है सभी का ल्यूमिनस एफिशिएंसी वगैरह याद करा दो। देखिए, कार्बन फिलामेंट 5 ल्यूमेन पर वाट है ना। कार्बन आर्क ये होता है 9 से 12 कर सकते हैं ल्यूमेन पर वाट है ना। टंगस्टन ये लिख लेना, वैक्यूम वाला टंगस्टन वैक्यूम फिलामेंट वाला 15 ल्यूमेन पर वाट, 15 ल्यूमेन पर वाट। और गैस वाला टंगस्टन गैस वाला ये होता है 18 ल्यूमेन पर वाट। ये आप मत सोचना कि नहीं आएगा, पहले मैं भी सोचता था ये सब नहीं आएगा, लेकिन आता है भाई, है ना। नियॉन लैम्प, इसमें मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको याद कर लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगाया तो मुझे पता है, एग्जाम में दिया था। 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। हैलोजन लैम्प, ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैलोजन वाला। क्वेश्चन 50 वाला आया। मरकरी वेपर 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट। सोडियम वेपर 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट। फ्लोरेसेंट, ये 50 से 60, ये भी बहुत बड़ा है। फ्लोरेसेंट CFL का 60 से 70। इसी तरह से मेटल हैलाइड 65 से 115, ये है ना। हाई प्रेशर सोडियम वेपर और लो प्रेशर ये सोडियम वेपर था, और ये हाई प्रेशर सोडियम, लो प्रेशर ये अलग, 67 से 121 और लो प्रेशर 101 से 155। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिया ना। अच्छा, ये तो हो गई ये चीज है ना। इसमें और भी कुछ था ना, चलिए छोड़िए इसको। हाँ सॉरी, याद आ गया। किसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स, हाई कलर रेंडरिंग किसका होता है, हाई कलर रेंडरिंग, है ना। इसमें आप याद कर लेना इनकैंडेसेंट का होता है, इनकैंडेसेंट का हाई कलर। आप कहोगे कलर रेंडरिंग क्या होता है, कि मतलब हमें क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कलर इन लैम्प लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर क्या है ना, तो वो हमें किस लाइट में सबसे अच्छा दिखेगा, तो ये इनकैंडेसेंट में। और उसके बाद मेटल हैलाइड में, इनकैंडेसेंट का 100 होता है, मेटल हैलाइड का 85 होता है। दोनों याद रखना कि सबसे ज्यादा इनकैंडेसेंट 1 नंबर पे और 2 नंबर पे मेटल हैलाइड। चलिए, ये हमारा आज का आखिरी सवाल। ये 2 पोर्ट नेटवर्क का है कि Z11 दिया हुआ है। इसमें अपन को इक्वेशन पहले याद करते हैं कि इम्पीडेंस का क्या होगा। इम्पीडेंस अगर रहेगा तो V1 इक्वल टू, मैं देख रहा कैसे याद करते हैं। V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2। मैंने इसे ऐसे याद रखा है V1 V2, और तो ये होता है ना I1। इसको ऐसे याद रखा कि V1 Z1 इक्वल टू I1 प्लस Z12 I2, इस तरह से याद रखा। ये इम्पीडेंस ठीक है। और हाइब्रिड का क्या हो जाएगा, हाइब्रिड का ऐसे होता है ना कि V1, क्योंकि देख एडमिटेंस का क्या होता है, ये तो इम्पीडेंस का होगा, एडमिटेंस का क्या होता है, इसका होता है I1 बाय I2, है ना। तो वहीं से यहाँ हाइब्रिड का क्या हो जाता है, हाइब्रिड का होता है V1 I2, और ये होता है ये और यहाँ पे ये हो जाता है I1 V2। तो हाइब्रिड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिड का इक्वेशन हो जाएगा V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 प्लस I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, है ना। अब देखिए Z11 की वैल्यू दे रखी है, और हाइब्रिड पे H21 H22 निकालने बोल रहा है, मतलब ये बस इसी को लेते हैं, बस ये। तो देखिए H21 H22 निकालने बोल रहा है, तो H21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे इस टर्म को, है ना। तो H21 निकल जाएगा, और जब H22 निकालना होगा तो इसको 0 कर देंगे, है ना। अब इसको 0 करने के लिए क्या 0 करना होगा, V2 को 0 करना होगा। इस इक्वेशन को हम देखते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं ना, जो दे रखा है मेरा उस हिसाब से लिख लेते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 6I1 प्लस 5I2, है ना। अब अगर इसको 0 करते हैं, इसको अगर अपन 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा, -6I1 इक्वल टू 5I2, है ना। तो I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू -6/5 हो जाएगा। अब इसको ये तो अपने 0 कर दिया ना, V2 को 0 किया, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा I2 बाय I1 इक्वल टू H21, और ये I2 बाय I1 इक्वल टू कितना है, -6/5 ये आगे बनाने की जरूरत भी नहीं। अब H22 में अगर करना होगा, H22 निकालना होगा, तो इसको 0 कर देंगे, इट मीन्स कि I1 को 0 करना होगा। इसको 0 करने के लिए ये निकल जाएगा, V2 बाय I2 निकल जाएगा, है ना। तो V2 बाय I2 कितना निकल जाएगा, Z22 कितना है,
Z22 सॉरी Z22 कितना है 5 है ना, तो ये 5 निकल जाएगा है ना। और अब यहाँ देखते हैं S22 निकालने के लिए I2/V2 करना होगा, तो इसको उलट देंगे। ये V2/I2 है ना, और ये बोल रहा है I2/V2 है ना, तो इसको उलट देंगे तो 1/5 समझ गए ना। मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखा, कुछ नहीं, देखो चुपचाप इन दोनों इक्वेशन को लिखो है। उसके बाद मेरे से ये बोल रहा है निकालने, तो इसको 0 कर दो, और इसको 0 करके यहाँ से वैल्यू निकाल लो है ना। और अगर ये बोल रहा है तो इसको 0 करो, और यहाँ से फिर वैल्यू, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल कर डाल दो। बहुत आसान होता है 2 पार्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी आपके छूट गई हो तो पिछले लेक्चर जरूर देखें दोस्तों। इसके बाद हम RRB JEE और भी जो भी एग्जाम होते जा रही है सबका क्वेश्चन करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।